तक पढ़ा था, आओ हम उसको एक बार रिवाइज कर लें कि हमने क्या पढ़ा था और उसके मुताबिक हम आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्विकली एक रिवीजन लगाएंगे और रिवीजन लगाने के बाद आगे चलेंगे। मुझे ये बताएं, इस चैप्टर का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की हम जब बात करते हैं तो मुझे बताइए इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के कौन कौन से मेथड हैं, किस किस प्रकार से कर सकते हैं। चेंज और वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट्स। और क्या हो सकता है, और हो सकता है रिडक्शन स्कीम लगा दें। और क्या हो सकता है, सरेंडर स्कीम लगा दें। क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक टेक्निक है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कंपनी को इंटरनली चेंज करते हैं। बिकॉज कंपनी क्या है, कंपनी नॉट डूइंग गुड, वो अच्छा नहीं कर रही है, इसलिए हम उस कंपनी को ठीक करते हैं। या जनरली क्या हम बिना कारण के भी कंपनी को ठीक कर सकते हैं, भीतर से भी हमको लगता है कि हमको ठीक करना चाहिए तो हम उसको ठीक कर देते हैं। इसका मतलब दोनों केसेस में कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। हमारे पास इसमें जो काम का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी वेरिएशन होती है इन शेयर होल्डर राइट्स, तो उस समय हमारी एंट्रीज क्या होती हैं। तो हमने आपको बताया कि शेयर होल्डर्स के जो राइट्स बदलते हैं वो कैसे कैसे बदल सकते हैं। वो बदल सकते हैं हमारे पास शेयर स्प्लिट करने से, या शेयर कंसोलिडेट करने से, या शेयर को हम क्या बना देते हैं, स्टॉक, और या हम स्टॉक को क्या बना देते हैं, और स्टॉक को हम क्या बना देते हैं, शेयर्स। ये हमारे पास एक एस्पेक्ट आता है। मुझे फटाफट से बताइए, हम जब शेयर्स को स्प्लिट करते हैं तो हम अपने पास अब क्या कर सकते हैं, या तो करो नो एंट्री जिसके मिलेंगे नो मार्क्स, या आप करो एंट्री जिसके अंदर डिस्क्लोजर हो, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डिस्क्लोजर करेंगे। तो भाई नो एंट्री वाला तरीका तो ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम डिस्क्लोजर के कंटेक्स्ट में काम करेंगे। तो हम जब डिस्क्लोजर करते हैं तो एंट्री क्या बनती है, हम जब डिस्क्लोजर करते हैं तो एंट्री बनती है इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर आप इक्विटी चेंज कर रहे हो, मजे की बात है उसकी आपको क्या बतानी पड़ेगी, ओल्ड फेस वैल्यू। ओल्ड फेस वैल्यू, और हम इसको अपने पास डेबिट कर देंगे और उसका पेड अप अमाउंट ही लिखेंगे जो हमारा पेड अप कैपिटल है। और इसे क्या बना देंगे, फटाफट से बताओ, इसे बना देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल विद द न्यू फेस वैल्यू अमाउंट, ये भी पेड अप ही होगा। और उसकी नरेशन में भी लिखेंगे कि हमने अपने पास बीइंग शेयर्स को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया या कंसोलिडेट कर दिया, और बताएंगे कहां से कहां पहुंच गए, फ्रॉम कहां से कहां पहुंच गए। यानी कि ये हमारे पास एक एस्पेक्ट आता है। हम अगर मान लीजिए शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे तो अब उस समय एंट्री क्या बनेगी, तो हम अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे और क्या बना देंगे, फटाफट से बताओ। हम क्या बना देंगे उसका, हम बना देंगे टू इक्विटी स्टॉक कैपिटल। हम उसे कह देंगे ये मेरा स्टॉक है, तो हम उसे स्टॉक कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। और यहां पर भी नरेशन में बता देंगे कि हमने शेयर्स को क्या कर दिया,
स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, उसकी पूरी कथा लिख देंगे। और मुझे बताइए अगर ये वाइस वर्सा होगा फिर क्या होगा? आई मीन टू से कि इक्विटी स्टॉक को हम इक्विटी शेयर कैपिटल बनाना चाहते हैं तो भी बन सकती है। और हम यहां पर भी तब नरेशन में लिख देंगे कि स्टॉक क्या बन गया है, शेयर बन गए हैं। क्या इन केसेस में हम जब अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में ऑथराइज्ड को मैंने आपको क्या रिकमेंड कर दिया? मैंने कहा बेटा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल लिख सकते हो, लेकिन कभी स्टॉक बन रहा है कभी क्या, तो मैंने कहा स्मार्ट बन जाओ और खाली ऑथराइज्ड कैपिटल लिख दो और उसमें डिटेल मेंशन कर दो कि ये शेयर्स हैं कि स्टॉक हैं और इनकी नई फेस वैल्यू क्या है। फिर मैंने आपसे कहा कि कभी भी आपको अपनी ऑथराइज्ड इंक्रीज करनी हो तो ऑथराइज्ड को इंक्रीज कर लेना बेधड़क, बिना कोई प्रॉब्लम के। कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, यानी इसको अगर बढ़ाना हो तो बढ़ा लेना, नो जर्नल एंट्री। इसका मतलब आपको जब भी ऑथराइज्ड को बढ़ाना हो तो बढ़ाया जा सकता है, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कायदे से तो हमको अपने पास नोट देना होता है कि हमने शेयर को स्प्लिट किया है या कंसोलिडेट किया है या उसे स्टॉक बनाया है, लेकिन ये नोट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। हम एग्जाम में इसको नहीं देते हैं, हालांकि कायदे से देना होता है पर हम नहीं देते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट भी नहीं देता, तो हम कहते हैं चलो छोड़ो। ये वाला पार्ट हमने किया था और इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए थे। फिर मैं आपको नंबर 2 पर ले आया था। नंबर 2 पर क्या था? रिडक्शन स्कीम। क्या हमने सरेंडर स्कीम करी थी? फटाफट से बताओ। ये हम लेटर ऑन करेंगे। तो मुझे फटाफट से बताओ, हमारे पास जो नंबर 1 जो हमारा पहला मेथड था उसका काम ये रहा, जो हमारा दूसरा मेथड है वो ये रहा, जो हमारा तीसरा मेथड है वो ये रहा। तो हमारे 3 मेथड्स हैं, वही हमारा टॉपिक है। मुझे ये बताओ, हम जब इधर आ गए थे रिडक्शन स्कीम पर तो हमने कहा कि रिडक्शन स्कीम के लिए कोई प्रॉपर एक सिस्टम होता है। रिडक्शन स्कीम के लिए क्या होता है? कंपनी क्या होती है? कंपनी बीमार होती है। आपको याद है कंपनी बीमार कब होती है? जब उसकी लायबिलिटीज तथा उसकी शेयर कैपिटल ज्यादा है मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट से, तो ये कंपनी बीमार होती है। मुझे फटाफट से बताओ, बीमार कंपनी का इलाज जरूरी है कि नहीं है? अगर कंपनी बीमार कंपनी का कुछ ना करे, नो ट्रीटमेंट, नो इलाज, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता है। अगर एक कंपनी बीमार है, वो अपना रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर रही है, तो मौज करो, आपको क्या दिक्कत है? कंपनी विल कंटिन्यू। कि कभी ना कभी तो बताओ क्या होगा? ऐसी स्थिति में वो कंपनी बीमार ही चलती रहेगी तो कब तक चलेगी? एक टाइम आएगा उन्हें लगेगा इलाज करा ही लेना चाहिए, वो कराती ही नहीं है तो क्या होगा? बंद हो जाएगी वो कंपनी। यूर अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब ये कि अगर कंपनी इलाज नहीं करती है तो फिर आपका कोई काम नहीं है, नो, नॉट रेलेवेंट, फिर आपका कोई काम नहीं है। लेकिन अगर वो अपना इलाज कराती है, यस, वो अपना ट्रीटमेंट कराती है, तो फिर क्या होता है? फिर मैंने बताया कि उसके अंदर क्या करना पड़ता है। उसके लिए फिर कुछ बैंक्रप्सी कोड के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है? आईआरपी अपॉइंट होता है। अच्छा, आईआरपी क्या करता है? वो आईआरपी अपने पास जितने क्लेम्स होते हैं क्रेडिटर्स के, उनको मंगवाता है। वो हर आदमी से कहता है भाई किस किस ने पैसे लेने हैं। उन क्लेम्स को वो वैलिडेट करता है। वैलिडेट का मतलब क्या होता है? वो उन क्लेम्स को वैलिडेट करता है। इसका क्या मतलब है? चेक करता है कि वो जेन्युइन है या नहीं है, कंपनी से इंफॉर्मेशन लेकर। फिर वो उन क्लेम्स की क्या बनाता है? उन क्रेडिटर्स की क्या बनाता है? एक कमेटी बनाता है। उनकी क्या बनाता है? एक कमेटी बनाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स की कमेटी, सीओसी। फिर मैंने कहा उस कमेटी का एक व्यक्ति चुना जाता है जिसका नाम क्या होता है? फटाफट से बताओ।
उनके लिए एक आदमी चुना जाता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, आरपी अपॉइंट होता है। आरपी उसके अंदर क्या बनाता है, वो एक स्कीम बनाता है क्रेडिटर्स के लिए। वो क्रेडिटर्स के लिए एक स्कीम बनाता है और उसमें वो मुख्य रूप में क्या करता है, वो उसमें मुख्य रूप में उनका हेयर कट करता है। फिर मुझे बताओ, वो अल्टीमेटली स्कीम जो होती है, उस स्कीम के साथ आईआरपी भी अपनी स्कीम बनाता है, जिसमें वो शेयर होल्डर्स का क्या करता है, फटाफट से बताओ। वो शेयर होल्डर्स का भी हेयर कट कर देता है। ये स्कीम फिर किसके द्वारा अप्रूव होती है, ये क्रेडिटर्स के द्वारा अप्रूव होती है, मेंबर्स के द्वारा अप्रूव होती है। मेंबर्स भी उसको क्या कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं। फिर उसके बाद ये कहां जाती है, फिर ये एनसीएलटी के पास जाते हैं। और क्या एनसीएलटी एक कोर्ट है, वो भी अप्रूव करती है, फटाफट से बताओ। आखिरी में एनसीएलटी भी अप्रूव करती है और फिर ये स्कीम जो है, ये स्कीम रेडी हो जाती है। क्या आपके एग्जाम में ये स्कीम रेडी हो गई आपको मिलेगी? हाँ। अब किसका रोल आता है, अब रोल आता है सीए का। वो उस स्कीम को क्या करता है, वो उस स्कीम को इंप्लीमेंट करता है। वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करता है। मुझे फटाफट से बताइए, जब वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करता है तो वो स्कीम इंप्लीमेंट कैसे की जाती है? वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करता है तो इस स्कीम में क्या क्या चीजें होती हैं, फटाफट से बताओ। अच्छा, सरल भाषा में, इंप्लीमेंट करने के लिए उसे क्या पास करना पड़ता है, फटाफट से बताओ। इंप्लीमेंट करने के लिए उसे क्या पास करना पड़ता है, जर्नल करना पड़ता है। अच्छा, जर्नल बनाने के बाद वो अल्टीमेटली इसकी क्या बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। और बैलेंस शीट में उसके नाम के साथ क्या रख देता है, हम एग्जाम में उसके नाम के साथ क्या रख देंगे, एंड रिड्यूस्ड नाम डाल देंगे। और ये बैलेंस शीट अल्टीमेटली फिर किसको सबमिट कर दी जाती है, फटाफट से बताओ। क्या ये बैलेंस शीट जो बनाई जाती है फिर से एनसीएलटी को सबमिट कर दी जाती है? हाँ, विद इन 30 डेज सबमिट कर दी जाती है। क्या मैं कह सकता हूं हमारा रिडक्शन स्कीम में तो टॉपिक अब शुरू हुआ है। ऊपर तो हमने थ्योरेटिकल बात करी है ताकि आपको बेसिक पता चल जाए। इसका मतलब ये जो मैंने पार्ट लिखा है, ये जो मैंने पार्ट लिखा है, ये आपके एमसीक्यू के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए। और ये मैंने आपके साथ एक जनरल बात करी है। बात आती है कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी जनरल एंट्रीज होती हैं, फटाफट से मुझे बताओ कौन कौन सी जनरल एंट्रीज हमने बताई थी। हमने कहा शेयर कैपिटल को लेकर के सवाल में कुछ लिखा हो सकता है। वो शेयर कैपिटल के बारे में क्या कह सकता है? वो शेयर कैपिटल के बारे में कह सकता है कि हमारी शेयर कैपिटल को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। मुझे बताइए, जब आप कैपिटल को रिड्यूस करेंगे तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल चली जाएगी, उसकी जगह पर नई कैपिटल आ जाएगी और जितने की रिडक्शन कर दी वो कौन से खाते में चली जाएगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चली जाएगी। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के ऑल्टरनेटिव नाम है, इसे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी कहा जाता है, इसे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, इसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, इसे कैपिटल रिडक्शन भी कहा जाता है। आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा हम अपने पास इसको कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे। मुझे वैसे एक बात बताओ, क्या ये फायदा नहीं हो गया कंपनी का? भाई मान लो 10 लाख की कैपिटल को आपने 2 लाख रुपए दे दिए, तो बताओ कंपनी का फायदा कितना हो गया? प्लीज टेल मी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या ये गेन रिप्रेजेंट नहीं करता? भाई आप 10 लाख को 2 लाख कर रहे हैं तो आपका गेन हो गया। तो जानते हो इस गेन का बाद में यूज किसके साथ किया जाएगा? इस गेन का यूज बाद में लॉसेस के साथ एडजस्ट करने में यूज किया जाएगा या एसेट्स की वैल्यू को राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जाएगा। तो बेसिक पर्पस ऑफ हेयर कट क्या है? ताकि कंपनी को क्या हो जाए, फायदा हो जाए। वैसे तो हो नहीं रहा था, तो ऐसे फायदा हो जाए और फायदा होने के बाद कंपनी उसका क्या कर देगी, लॉसेस से सेट ऑफ कर देगी। अच्छा, मैंने इसके अंदर इक्विटी वर्ड लिखा है, क्या ये प्रेफरेंस भी हो सकती है? मैंने यहां पर लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या ये प्रेफरेंस भी हो सकती है? प्रेफरेंस भी हो सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या इंस्टीट्यूट इसमें मसाला डालने के लिए कह सकता है?
वो कहे इक्विटी वालों को हमने प्रेफरेंस दे दिए, साथ में डिबेंचर दे दिए, साथ में ये दे दिया। क्या एक क्वेश्चन कल किया था हमने, वो आपको इक्विटी को इक्विटी नहीं दे रहा है, क्या मैं आपको इसमें ये मैंडेट कर सकता हूं कि नहीं मैंने जो लिखा है यही होगा? नहीं, ये स्कीम में लिखा मिलेगा। स्कीम में जो लिखा मिलेगा आप उसी को फॉलो करेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें नया फ्रेश इश्यू के बारे में भी लिखा हो सकता है कि फ्रेश इश्यू ऑफ कैपिटल भी आएगी? हाँ, वो भी आ सकती है। तो मुझे बताइए, अगर फ्रेश इश्यू ऑफ कैपिटल आएगी तो उसकी एंट्रीज क्या बनेगी? आई होप आपको वो भी एंट्री याद है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट्स। अच्छा, ये जो फ्रेश इश्यू है, क्या ये केवल इक्विटी का होगा कि प्रेफरेंस का भी हो सकता है, डिबेंचर का भी हो सकता है, बैंक लोन भी हो सकता है? यानी कुल मिलाकर के ये कंपनी अपने पास नई फंडिंग अरेंज कर रही है, यानी कंपनी फंड अरेंज कर रही है। तो कंपनी फंड अरेंज करेगी तो हम यहां पर जो भी होगा लिख सकते हैं। मुझे फटाफट से बताओ एक और एंट्री क्या आ जाएगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमारे पास यहां फंडिंग की भी आएगी। ये सारी कथा कहां लिखी मिलेगी? ये कथा आपके क्वेश्चन की स्कीम में लिखी मिलेगी, यानी वहां आपको लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, ये क्या कह रहा है, हम अकॉर्डिंगली उसका काम करेंगे। मुझे ये बताओ, इसके बाद मैंने आपको एक और भी बात बताई थी। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो एसेट्स हैं, हम उन एसेट्स के अंदर भी कुछ चेंजेस करेंगे। मुझे फटाफट से बताओ, एसेट्स में हम क्या क्या चेंज करेंगे? क्या एसेट्स की वैल्यूज में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है? भाई वो कह सकता है उसकी वैल्यू में बढ़ाओ या घटाओ, कुछ भी हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर अगर प्रीमियम में इशू कर दे, शुभादीप ये ध्यान रखना बीमार कंपनी है तो यहां कोई प्रीमियम पे करने वाला नहीं, तो थियोरेटिकली तो आप कुछ भी कह सकते हो, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मुझे ये बताओ, वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी अगर बढ़ाना घटाना हो तो क्या हम रीवैल्यूएशन रिजर्व का यूज करेंगे या हम कैपिटल रिडक्शन का यूज करेंगे? तो भाई ये 30 डेज के अंदर हमारे पास कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होते, स्कीम अप्लाई होती है। स्कीम लॉ के तहत बनी हुई है, तो बाकी लॉ के साथ कंफ्लिक्ट अगर होगा तो वो लॉ छोड़ दिया जाएगा। तो क्या अप्लाई होगा? केवल और केवल हमारी स्कीम का अकाउंट कैपिटल रिडक्शन। मुझे फटाफट से बताओ, एसेट को बढ़ाने की एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। और अगर एसेट घटाना हो तो क्या एंट्री बनेगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट्स टू एसेट्स। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें राइट ऑफ कर ही देना चाहिए, जैसे कि कौन? गुडविल। क्या गुडविल को हम देखते ही गोली मारकर उड़ा देंगे? बताओ क्यों? वाई दिस अजम्पशन विल बी अप्लाइड कि गुडविल, भाई वैसे तो गुडविल ठीक है, बट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में हम बोलेंगे गुडविल बिल्कुल बेकार है। क्यों? कंपनी बीमार है, लोगों का हेयर कट करके तो पैसे इकट्ठे कर रही है और कह रही है मेरी गुडविल है, तो ये फंडामेंटली इनकरेक्ट बात है। तो हम मानते हैं कि उस गुडविल की वैल्यू कितनी है मार्केट में, हम उसकी गुडविल की वैल्यू को 0 मानते हैं, देयरफॉर हम उस गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, आपकी बैलेंस शीट में अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, याद है आपने पहले भी पढ़ा था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट या इस तरह के बकवास एसेट, उनको तो कोई सच में हेल्दी कंपनी भी आजकल एसेट नहीं बोलती। तो क्या बीमार कंपनी के वो एसेट माने जाएंगे? हेल्दी कंपनी भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को अपना एसेट नहीं बोलती, एडवर्टाइजमेंट को अपना एसेट नहीं बोलती। क्या इनको इंप्लाइड है कि आपने राइट ऑफ कर देना है? इनको इंप्लाइड है कि आपने राइट ऑफ कर देना है। जितने आपके पास लॉसेस हैं बैलेंस शीट में, क्या उनको भी हम हटा देंगे? कल एक क्वेश्चन किया था ना, कल हमने जो क्वेश्चन क्लास में एक एग्जाम्पल किया था उसमें था ना ऐसे कि कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव आ रहे हैं, क्या उन्हें भी हटा दिया जाएगा? उनको भी हटा दिया जाएगा। इसका मतलब जो मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है, क्या ये हमारी जनरली फॉलोड अजम्पशंस हैं कि इनको हम क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे, यानी इन तीनों को देखते ही हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। हर्षित, क्या ऑल इंटेंजिबल एसेट लिखा है मैंने? ध्यान से बताओ,
क्या मैंने लिखा है ऑल इंटेंजिबल एसेट्स? तो फिर तो आप कहोगे सर आपने ऑल लिखा है, मैंने क्या लिखा है? सिर्फ गुडविल लिखा है। ओके, तो इसलिए उसी को फॉलो करें जो मैं बात कर रहा हूं। अच्छा मुझे अच्छा वैसे क्या और भी इंटेंजिबल की वैल्यू जीरो हो सकती है? हो सकती है, बट फॉर दैट क्वेश्चन विल टेल यू। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या एसेट्स को सेल भी किया जा सकता है या परचेज भी किया जा सकता है? हाँ, क्वेश्चन वाले का क्या भाई, वो कह सकता है इन एसेट को बेच दो, इन एसेट को खरीद लो। तो क्या एसेट की सेल परचेज की एंट्री आपके खून में है? एसेट की सेल परचेज की एंट्री आपके खून में है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एसेट को बेचने पे गेन आता है या लॉस आता है तो वो कहां जाएगा? फटाफट से बताओ। अगर एसेट को बेचने पे गेन आता है या लॉस आता है तो वो कहां जाएगा? क्या वो पीएनएल के आइटम है? या इन 30 डेज में हम सारे गेन लॉस कहां डालेंगे? इन 30 डेज में सारे गेन लॉस कहां डालेंगे? कैपिटल रिडक्शन में। तो मुझे फटाफट से बताओ, हम इसका मतलब इसको कहां भेज देंगे अगर इसमें कोई गेन या लॉस आएगा? ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अभी मेरे पास इसमें और भी काम बाकी है, मैंने आपके साथ इतना ही काम किया था। क्या लायबिलिटीज के साथ भी कोई छेड़खानी हो सकती है? फटाफट से बताओ, क्या लायबिलिटीज के साथ भी कोई छेड़खानी हो सकती है? हाँ। क्या ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स भी कुछ हो सकती हैं कि भाई ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स अगर होंगी तो उनका क्या होना चाहिए? एक बात हमने आपके साथ और भी बताई थी, क्या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अंत में जीरो हो जाना चाहिए? अंत में जीरो होना चाहिए, पर वो जीरो ना हो तो क्या हमें उस पर चर्चा करनी पड़ेगी? द आंसर इज यस। जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, दीज आर द पॉइंट्स विच आर स्टिल टू बी कवर्ड। मैं इनके बारे में आपके साथ चर्चा कर लेता हूं। तैयार हैं जी आप? फटाफट से बताओ। तो मैं अपने पास एक रिवीजन करवा दी आपको, यहां तक हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। मैं आपके क्या करेंगे, पहले करीना पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सरेंडर ऑफ शेयर्स का एक बार रिवीजन कराऊंगा मैं, फिर सरेंडर ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, तो मेरा एक टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर मैं होमवर्क पर आऊंगा। ओके, तो इसका मतलब होमवर्क थोड़ा सा 1-1.5 घंटे बाद स्टार्ट करूंगा आपका मैं। तो मुझे फटाफट से ये बताओ, सरेंडर ऑफ शेयर्स के बारे में अगर हम रिवीजन करें तो सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या है? क्या सरेंडर ऑफ शेयर्स एक किस्म से मैं कह सकता हूं अ टाइप ऑफ में टू सेव सम टैक्सेस लीगली। कुछ टैक्सेस बचाने के लिए हम अपने पास एक स्कीम बनाते हैं, और क्या ये भी अप्रूव होती है? फटाफट से बताओ। अप्रूव्ड बाय एनसीएलटी। इसका मतलब उसके साथ ही ये है, बिना अप्रूवल के तो हो नहीं सकती है। हम जब इस स्कीम की बात करते हैं तो इसका मेन होल आइडिया क्या है? होल आइडिया है डोंट कैंसल या रिड्यूस शेयर कैपिटल। क्या हम शेयर कैपिटल को एक ही बार में फटाफट से कैंसिल कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं? नहीं, रेदर हम क्या करते हैं बताओ, हम अपने पास शेयर्स को हम सरेंडर कर देते हैं। जब मैं बोलता हूं शेयर्स सरेंडर करना, इसका मतलब क्या हो गया? उन शेयर्स को हम क्या कर देते हैं? बेनामी शेयर्स कर देते हैं। हम उन शेयर्स को बेनामी कर देते हैं। देन दीज शेयर्स, दीज बेनामी शेयर्स, हम इनका क्या करते हैं? ये यूज किए जाते हैं, किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं? टू सेटल डेट्स। मैं जब डेट बोलता हूं तो डेट का क्या मतलब होता है? मैं जब बोलता हूं डेट मतलब डेटर, या डेट मतलब लायबिलिटीज। टू सेटल डेट्स मतलब लायबिलिटीज। और उसमें क्या केवल डिबेंचर्स आते हैं कि कोई भी लायबिलिटी आ सकती है? कोई भी लायबिलिटी आ सकती है, ठीक है, टू सेटल दी डेट्स। और हम अपने पास उस समय कुछ जर्नल एंट्रीज डालते हैं। मैं भूल गया बेटा कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती थी, मुझे फटाफट से बताओ।
जब शेयर्स को सरेंडर किया जाता है तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? अब या तो आप मुझे बताओ कि तुमने रट्टा लगा रखा है तो रट्टी हुई एंट्री बाहर निकालो, या आपने भीतर से कॉन्सेप्चुअली सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूं। जब मैंने कहा शेयर सरेंडर हो गए तो मैं इसको बोल क्या रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया? नामी क्या हो गए? बेनामी। तो मुझे फटाफट से बताओ, नामी हट जाने चाहिए, फटाफट से बताओ नामी कौन से हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? और ये क्या बन जाने चाहिए? ईएसएस या पीएसएस? शॉर्ट में लिख दिया, आपकी कॉपी में सब कुछ फुल फॉर्म में लिखा हुआ है। मुझे बताइए इसके बाद बीइंग शेयर्स सरेंडर्ड, क्या ऐसा हो सकता है कि हम इनकी क्लास कन्वर्ट कर दें? क्या हो सकता है इनकी हम क्लास को कन्वर्ट कर दें? भाई कंपनी के अंदर वो कहता है भाई ये सरेंडर्ड शेयर जो है ये इक्विटी है, पर डेट वाले प्रेफरेंस मांग रहे हैं या इक्विटी मांग रहे हैं, तो क्या उनकी क्लास को कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, तो मुझे बताओ उसकी एंट्री क्या बनेगी? ईएसएस पीएसएस डेबिट टू पीएसएस ईएसएस है। भाई पहले के साथ पहला देख लो, ईएसएस पीएसएस बन गया या पीएसएस ईएसएस बन गया, ये नहीं रहेगा यही। तो मुझे बताइए बीइंग ईएसएस पीएसएस कन्वर्टेड टू पीएसएस ईएसएस, ये नहीं हमने उनकी क्लास को क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। मुझे बताइए अब ये जो कन्वर्ट हो गए ये फिर से हमने किसी को दे दिए, इस लाइन का क्या मतलब है? हमने जब डेट को दिए तो इसका मतलब है दिए नहीं, हमने उस पे नाम डाल दिया और कुछ नहीं। बोला यही जाता है हमने दिए, लेकिन एक्चुअल में दिए नहीं जाते, उनका नाम डाला जाता है। ओके, तो मुझे फटाफट से बताइए गिवन टू डेट, तो मुझे फटाफट से बताओ अगर हम डेट वालों को देंगे तो एंट्री क्या बनेगी उसके अंदर? तो क्या मैं अपने पास लिख दूं ईएसएस या पीएसएस अकाउंट डेबिट टू ईएससी या पीएससी? तो अपने पास हम ये एंट्री डाल देंगे। जानते हो इसके साथ ही एक एंट्री और भी होगी, फटाफट से बताओ कौन सी एंट्री होगी? जब आप डेट को दे देंगे तो क्या डेट चला जाएगा? फटाफट से बताओ, क्या डेट चला जाएगा? तो डेट को आप क्या लिखेंगे? डेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। तो ये हो गया बीइंग शेयर्स गिवन टू डेट, और ये क्या हो गया? बीइंग डेट सेटल्ड या कैंसल्ड। अच्छा मुझे ये बताओ इसके अलावा क्या इसमें अगर कोई शेयर्स बचे रह गए, सरेंडर्ड शेयर्स, ऐसा भी तो हो सकता है ना, सब कुछ करने के बाद सरेंडर्ड शेयर बचे रह गए, तो उनका क्या होगा? उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंसिलेशन ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स। हम उन्हें जब कैंसिल करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? फटाफट से बताओ। श्रेया ने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। पल्लवी हम बेटा डायरेक्टली करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको राय नहीं दूंगा। ओके, तो इसकी एंट्री होगी ईएसएस या पीएसएस टू कैपिटल रिडक्शन। ये कौन से वाले हैं? जो बचे हुए शेयर्स थे ये वो वाले हैं, ठीक है। बीइंग शेयर्स कैंसल्ड। अच्छा अब मुझे ये बताओ क्या इसके बाद जो बैलेंस एंट्रीज हैं वो वही वाली हैं? भाई अगर कोई हमारे पास सेम एज रिडक्शन, मतलब वो कहता है कोई एसेट को कम कर दो, वो कहता है कोई लायबिलिटी को कम कर दो, इससे पैसे ले लो, इसको शेयर नए इशू कर दो, इसका आप ये कर दो, वो जो बाकी का काम है भाई वो वैसे का वैसे ही है। क्या सरेंडर्ड शेयर विद इन 30 डेज कैंसिल हो जाते हैं? द आंसर इज यस। इसका मतलब क्या बैलेंस शीट में सरेंडर्ड शेयर्स कभी भी आएंगे? बैलेंस शीट में सरेंडर्ड शेयर्स कभी भी नहीं आएंगे। ओके, तो आई होप आपने ये एक रिवीजन कर ली और मैं इसका रिवीजन का वीडियो भी आपके पास अवेलेबल करा दूंगा। अब